नेम फेम है, वो माता पिता का नाम तो उन्होंने रोशन कर ही दिया। अब जो है मम्मी पापा का नाम जो है अब कैसे लोग जानेंगे कि रश्मि के मम्मी पापा हैं। अब तक जो है लोग जान रहे थे कि ये जो है सो जब भी ये जाते होंगे स्कूल तो बोलते अमुक के बेटी है ये, लेकिन अभी जब भी ये मार्केट या कहीं भी जाएंगे तो बोलेंगे रश्मि के मम्मी पापा हैं। इनका इंट्रोडक्शन बदल गया। यानी कि इसी जीवन में आप अपनी अच्छी सफलता को अर्जित करके अपने माता पिता को गौरवान्वित कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को, अपने राज्य को, जहां जिस गांव से हैं, जिस समाज से हैं, उसको गौरवान्वित करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है, जिसमें कि इसी जीवन में आप अपने नाम से आप मम्मी पापा को आप संबोधित और सम्मान दिलवा सकते हैं। है तो होता है ऐसा? तो ऐसा उन्होंने काम किया है। अगले चूंकि दिसंबर में इनको जाना है ट्रेनिंग के लिए लवासना, जहां जाना सबका ड्रीम होता है, मशहूर लवासना की जो क्लाइमेट है इतनी अच्छी है, इतनी बहुत मजा आता है। जितनी ट्रेनिंग का टाइम होता है वहां जाने से पहले इनके पास लगभग जो है 2, 2.5, 3 महीने तक समय है, जिसमें जब भी आप लोगों को जितने गाइडेंस है वो सब आप ले पाएंगे। दूसरी बात है कि चूंकि रश्मि जो है फ्रेशर है, वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे, ठीक है? तो उनसे जितनी भी चीजें, और दूसरी बात है कि जो लोग सब्जेक्ट को लेकर हमेशा डरते हैं, बहुत सारे इंजीनियर हमारे भी क्लास में हैं, उनका कहना है कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो मैं हमेशा सब्जेक्ट जो भी होता है डिसाइड बताता हूँ। रश्मि ने बीटेक किया, उसके बाद सोशियोलॉजी से उन्होंने पास किया। जो कहते हैं कि आर्ट्स वाले पेपर है, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से कम रिजल्ट होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो जो इंजीनियर है वो भी जो है आर्ट्स पेपर लेके आते हैं। तो आगे की कड़ी में भी हम बाकी लोगों को लेते आएंगे। रश्मि को हम कहेंगे कि आप जो है अपनी सफलता के बारे में बताएं, आपके स्ट्रगल के बारे में, फिल्म्स के लिए क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है, इंटरव्यू किनके बोर्ड में हुआ था और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो हम केवल इंटरव्यू के बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं, उसके बाद बाकी आप लोग क्वेश्चन लेंगे। तो रश्मि बताइए कि आपका इंटरव्यू जो है कितने मिनट तक चला, किनके बोर्ड में हुआ था? सर 30 मिनट का इंटरव्यू था और स्मिता नाम राजस्थान का बोर्ड था मेरा। और जो हमारी चेयरमैन मैम थी उन्होंने सर जो भी क्वेश्चन पूछे वो मेरे जॉब से रिलेटेड पूछे। मैंने 2 साल काम किया एज अ टेलीकॉम इंजीनियर आइडिया सेल्युलर, तो गिविंग द करंट सिचुएशन ऑफ टेलीकॉम सेक्टर, तो उनका वही फोकस था कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उनका स्टार्टिंग एंड एंड पूरा टेलीकॉम था। उसके अलावा सर बाकी क्वेश्चंस जेंडर रिलेटेड थे कि विमेन को क्या प्रॉब्लम है, क्यों बिहार में लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, क्या रीज़न है, आप क्या करेंगी, इस तरह के क्वेश्चंस थे। कुछ इकोनॉमिक्स के सर बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस थे और ऐसे क्वेश्चन। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन सा था जिसमें आपको लगा हुआ कि बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में? सर क्योंकि सर मेरा जो जन्म है वो मणिपुर में हुआ, मेरे पापा सिक्किम है, तो उनका पहला पोस्टिंग था तो वहाँ जन्म हुआ, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट का लिखा रहता प्लेस ऑफ बर्थ जी। तो उनका क्वेश्चन था कि मणिपुर में और बिहार में औरतों का जो सिचुएशन है वो उसमें क्या डिफरेंस देखते हैं और इसका रीजन क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है निश्चित रूप से, क्योंकि वहाँ जो है आप देखेंगे कि लिटरेसी रेट भी ज़्यादा बेटर है मणिपुर में, और यहाँ की जो सिचुएशन है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे कोई क्वेश्चन जिसका जवाब आप नहीं दे पाए? जी सर, मेरा इकोनॉमिक्स एक्चुअली थोड़ा सा वीक है, तो इकोनॉमिक्स वाले एक सर आई गेस उनका बैकग्राउंड ही वैसा था, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, तो उनके साथ थोड़ा सा ज़्यादा सॉरी सर नोट्स वाला सिचुएशन हो गया था। ओके, अभी जो कि मार्क्स आना बाकी है, क्या मार्क्स मिला है? बट जो सिचुएशन था ओवरऑल बाहर निकलने के बाद को उम्मीद हो गया था कि रिजल्ट आ जाएगा? सर मेरे कंट्रोल में सर एक चीज़ था इंटरव्यू में कि मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है, अपना काम नहीं लूज करना है, और ये मैंने इंश्योर किया था। तो बाहर निकल के मेरे को बस इसी बात की तसल्ली थी कि ये 2 चीज़ मैं करके आई हूँ। जब मैंने दिया था इंटरव्यू तो मुझे लगा था कि अब मेरा हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकलने के बाद जो है पाँव जमीन पर नहीं थे। 55 मिनट का मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा चला था। 55 मिनट सर एक्सेप्शनल मतलब वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जैसे रिजल्ट के आप इंटरव्यू बोर्ड से आते हैं तो आपको लग जाता है कि नहीं अच्छा रहा है, जैसे आपने बताया कि अपने काम और जो पेशेंस है उसको आपने यूज नहीं किया, इसका मतलब है कि आपने अच्छे से आपने जवाब दिया। दूसरा होता है कि आप जब भी जवाब देते हैं नहीं आता है, नो इशू, आप सॉरी बोलते हैं, अगर आपको बताया जाता है थैंक्स बोलते हैं, जी करके अपना निकालना पड़ता है, सर करके निकालना पड़ता है। तो ये इंटरव्यू का पूरा इंटरेस्टिंग कहानी होती है। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से और है कि फिल्म्स में खास तौर से देखेंगे कि जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं, जो जिन्होंने आर्ट्स किया है, कॉमर्स पढ़ा है, तो उनको सीसेट में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सीसेट का भी देखेंगे जो क्वेश्चन पहले और अभी में बहुत ट्रेंड चेंज हुआ। सीसेट में आप देखेंगे क्वेश्चन जो है मैथ के या रीजनिंग के भी टफ क्वेश्चन आ रहा है। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि लोग का जो है सीसेट जो है क्वालिफाइंग हालांकि पेपर है,
कैसे इसको क्वालिफाई किया जा सकता है? सर लास्ट 2 साल से ही नोटिस कर रही हूँ मैं कि सीसैट का पेपर टफ हो रहा है, और लास्ट ईयर तो काफ़ी टफ था, इतना कि मेरे जो और फ्रेंड्स हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उनका सीसैट की वजह से क्लियर नहीं हुआ, और जबकि ऐसा माना जाता है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के उनका तो निकलना ही चाहिए सीसैट। तो सर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उसको इग्नोर ना करें। वो 66 मार्क्स बहुत, वो पहले वही पेपर चेक होगा, उसके बाद ही आपका पेपर चेक होगा। आप पहले पेपर में कितने भी अच्छे मार्क्स ले आओ, लेकिन अगर क्वालिफाइंग वाला पेपर ही चेक होगा, उसके बाद ही होगा। तो यही है कि आप इग्नोर मत करो। इंटरनेट पर काफ़ी वीडियोस हैं, सिंपल ट्रिक्स हैं, बहुत क्वेश्चन एक बार आप ट्रिक्स समझ लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। दूसरा कि बहुत लोग का ये रहता है मिसकंसेप्शन कि आप इंग्लिश के क्वेश्चन को मत टच करो, उसमें नेगेटिव जाता है, जबकि लास्ट ईयर ऐसा मैंने नोटिस किया था कि मैथ्स क्वेश्चन काफ़ी टफ थे और इंग्लिश उतना ही आसान था। अच्छा। तो मैंने पहले 1 घंटे में मैथ्स को सॉल्व किया और फटाक से मैं स्विच कर गई इंग्लिश पे, क्योंकि मेरे को पता था कि अब इसके आगे मैथ्स नहीं बन, जितना बनना था बन गया। और जिन लोगों ने इंग्लिश का पेपर टच, मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन टच नहीं किए, उनका थोड़े बहुत मार्क्स से छूटा है। तो आप अनप्रेडिक्टेबिलिटी पार्ट है इस पूरे प्रिपरेशन का। जो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर रहो कि वहाँ जा करके कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आएंगे, और उसको आपको कैसे हैंडल करना आपको ये पता होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जैसे आप पहले से पूर्वानुमान लगा के नहीं जा सकते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं करनी है या मैथ या रीजनिंग नहीं करनी है, वहाँ क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब एज एडमिनिस्ट्रेटर काम करेंगे तो सिचुएशन वाइज आपको सीधे आंसर पे आना पड़ेगा। इस वहाँ भी सिचुएशनल आपको सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको डिसीजन करना होगा। सेम थिंग सीसैट के क्वेश्चंस में भी है और बाकी पेपर में भी है कि जहाँ की आपको देखना पड़ेगा कि अरे इंग्लिश तो इजी आया है, चलो बना देते हैं, टफ आया, अच्छा मैथ और रीजनिंग बन रहा है, एटलीस्ट जो 80 क्वेश्चंस होता है तो आपको 60 प्लस अटेम्प्ट देना पड़ेगा, तभी जाके आपका 40 हो सकता है कि सही हो जाए, क्योंकि 28-29 क्वेश्चन तो सही होना ही होना चाहिए। तो ये सीट सीसेट का था। जीएस में जनरली होता है कि साइंस डे का क्वेश्चन बहुत टफ होता है, या कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जिसमें कि लंबा स्टेटमेंट होता है। समटाइम्स एक पेज में जो है 2 से 3 क्वेश्चन होता है, जिसमें कि उलझ जाते हैं लोग। ऐसे में आप क्या गाइड करेंगे लोग? साइंस एंड टेक के लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही इंजीनियरिंग का था, तो मैंने कुछ अलग से नहीं पढ़ा, लेकिन आप करंट अफेयर्स में भी जो टेक्नोलॉजी न्यूज में आ रही है, आप बस उस पर फोकस रखो, कुछ भी ऐसा अलग से नहीं पूछें। जो करंट अफेयर्स में आ रहा है उस पर नजर रखो और उसके एप्लीकेशन पर ध्यान दो। कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि मुझे जहाँ तक याद है ब्लॉकचेन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आया था क्वेश्चन की एप्लीकेशन क्या है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, कि उसके एप्लीकेशन अभी भी बहुत सारे जो अभी एक्सप्लोर भी नहीं हुए हैं। तो एक ट्रिक होता है साइंस एंड टेक का कि वो ऑल ऑफ द अबव ही होगा, जो 5 ऑप्शन है वो 5 ही होंगे। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो जो ट्रिक का बता रही है रश्मि, उसके हिसाब से आपको ट्रिक सोल्व करना है। मेंस की तरफ चलते हैं। मेंस में आप सबको पता है 4 जीएस का और एक ऑप्शनल में 2 पेपर, ठीक है। टोटल मार्क्स जो है वो कितने हो जाते हैं 250 के मार्क्स के हिसाब से? टोटल जो है 1500 हो जाएंगे, 1250 हो जाएंगे, 250। उसके बाद 4 पेपर का 1750 में देखेंगे कि 250 मार्क्स जो है वो एसए भी इंक्लूड, ठीक है। एंड देन जो है आपको इंग्लिश और हिंदी जो भी आप रखते हैं, एक पेपर तो इंग्लिश होगा, दूसरा जो भी आपको रखना है उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है कि पहले क्वालिफाइंग पेपर चेक होता है, देन फिर आपका जीएस और एब्सोल्यूट पेपर जो है चेक किया जाता है। एथिक्स और इंटीग्रिटी वाले जो है 4th पेपर, जिसको लेकर के कंफ्यूजन होता है, उसमें मार्क्स भी बहुत आता है समटाइम्स। कभी मार्क्स कम आएगा, ज्यादा आएगा, लेकिन उसमें केवल आपको अपना लॉजिक लगाना है जिससे कि आपको अधिक मार्क्स मिल सकता है। बाकी 1, 2, 3 में तो जो आप जीएस में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसमें सब्जेक्ट होता है। तो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी वाले जो है 4th पेपर, उसमें क्या तैयारी का क्या है आपका? सर एथिक्स पेपर ऐसा है जैसे आपने बताया था 1, 2, 3 सभी लोग प्रिपेयर करते हैं, बट एथिक्स और एसए ऐसा ना जो डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो एथिक्स का रहेगा कि आप केस स्टडीज जितने हो सके सॉल्व करो और लिख के सॉल्व करो, मतलब ये नहीं कि पढ़ लिया तो हो गया, आप लिख करके सॉल्व करो कि क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। और दूसरा सर कि एथिक्स का जो सिलेबस है उसमें जो जितने भी कीवर्ड्स हैं, मैंने उसके सारे डेफिनेशंस किए थे अपने वर्ड्स में कि वहाँ पर वो इंट्रोडक्शन वैसा हो या कंक्लूजन लिखने में। और जो कुछ कोड्स मिल जाते हैं इंटरनेट पर, पूरा सर इंटरनेट से ही सर्च करके सिलेबस को सामने रख के, क्वेश्चन पेपर को सामने रख के कीवर्ड्स का डेफिनेशन ढूंढना, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स 3 तरह के होंगे। एक एग्जाम्पल जो कि किसी फेमस पर्सनालिटी जैसे गांधी जी हो गए या एपीजे अब्दुल कलाम, इनसे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल हो। दूसरा एग्जाम्पल हमारे सिविल सर्वेंट, जितने भी हमारे सिविल सर्विसेज में हमारे ऑफिसर्स हैं,
वो लोग क्या काम कर रहे हैं ऐसा एग्जाम्पल, और तीसरा आप अपने लाइफ से एग्जाम्पल। इस ये 3 तरह का आपको एग्जाम्पल प्रिपेयर करना चाहिए हर एक टॉपिक में, और जितना हो सके उतना अगर आपके पास स्कोप है तो तीनों कोड करो। तो ठीक है। ये approach तो अगर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पूछे कि आपका क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए अगर कोई बिगिनर हो स्टडी शुरू करता है, ऐसा। अब जीएस का इतना बड़ा जो है वो सागर है, उसमें से गागा निकालना है और आपको ऑप्शनल पेपर भी देखना है, बैलेंस करने के लिए नॉर्मली जो है सो आपका क्या रूटीन होता था और क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट्स को? सो सर अगर इसे अभी से एक पूरा साल का साइकिल देखें तो मेरा अभी से स्टार्ट हो गया था मेंस का प्रिपरेशन, और जिसमें मेरा प्राइम फोकस था ऑप्शनल। तो मैं जनरली ऑप्शनल सेकेंड हाफ में पढ़ती थी, तो सुबह में जितना हुआ न्यूज़पेपर से रिलेटेड न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स वहाँ से प्रिपेयर किया, फिर उस करंट अफेयर्स को मैच करती थी जो भी जीएस के किसी पर्टिकुलर सिलेबस, फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ आया तो मैं ऑनलाइन नोट्स बनाती थी। तो उस टॉपिक के अंदर मैंने वो वाले न्यूज़ से रिलेटेड जो भी डेटा मेरे काम का है उसको उसमें डाल दिया। तो सुबह का टाइम मेरा 3-4 घंटा इसमें जाता था। सेकेंड हाफ में मैं पूरा टाइम देती थी ऑप्शनल को, चाहे वो उसमें कितना रात भी हो जाए, क्योंकि शुरुआत में आपको ऑप्शनल में ऐसा मतलब बोला जाता है कि ऑप्शनल आपका बिल्कुल बैचलर लेवल का प्रिपेयर होना चाहिए, आपको इतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तो उसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो ये सब रूटीन होता था मेरा। अच्छा, एक और है कि जो सोशियोलॉजी जिनका पेपर है उनके लिए कौन कौन सी बुक्स आप बताना चाहेंगे, कौन कौन सी बुक्स उनको लेना चाहिए? तो सर सोशियोलॉजी सर मैंने पूरी तरह से घर से ही प्रिपेयर किया। तो उसमें आप कुछ टॉपर्स हैं, आप उनका वीडियो देखते, जैसे अनु कुमारी मैम है, मैंने उनका फॉलो किया था, उनका यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वो देखिए। फिर एक विशाल शाह करके सर हैं, उन्होंने एक पूरा लेक्चर बनाया है आंसर राइटिंग का, तो ये 2 चीज़ आप देखिएगा। बट ये अभी का नहीं है, आप कुछ थोड़ा आपका बैकग्राउंड बन जाएगा, उसके बाद ये काम आएगा। जहाँ तक बुक्स का बात है, आप इग्नू के मटेरियल को देख सकते हैं। उसके अलावा सर उसके अलावा जो भी बेसिक्स बुक है, जैसे कि रिट्जर वगैरह है थिंकर्स पढ़ने के लिए, थिंकर्स के लिए रिट्जर इज द बेस्ट बुक, वो आप ज़रूर पढ़ें। फिर इंडियन सोशियोलॉजी के लिए योगेंद्र सिंह की एक किताब आती है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया करके नाम है। तो ये वाली किताब सेकंड पेपर के लिए ये बेस्ट बुक है। उसके अलावा सर ये गाइडेंस आपने पढ़ा सुना होगा, उसकी एक ग्रीन कलर की बुक आती है, हार्लम बोल्ट्ज ब्लू कलर की एक बुक आती है। ये सब बुक आपको देख के काफ़ी मोट लगेंगे, लेकिन पढ़ना पूरा नहीं है। आप सिलेबस सामने रखो और क्वेश्चन पेपर सामने रखो, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करो, तो आपको उसमें आपको पता चलेगा कि कितना रखना है। आप ऐसे पूरा बुक खोल के बैठोगे तो वो मतलब काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो ये जो आपका 2-3 चीजें हैं, कोई भी बुक्स जो है पूरी नहीं पढ़नी होती है। जैसे आप देखेंगे पॉलिटी के लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हैं, चैप्टर जो है वो 70-80 चैप्टर्स है, मैंने जो बताया था पहले भी, उसमें जो रिलेवेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आता है, प्रीएम्बल से अगर स्टार्ट करते हैं तो प्रीएम्बल के बाद फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, एक्टिविटीज ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, अमेंडमेंट, कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कुछ पंचायती राज, 10-12 ऐसे चैप्टर है शेड्यूल्स, वहीं से क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आता है। तो उसी तरीके से जो बता रही है रश्मि, अकॉर्डिंग टू रश्मि जो है, जो आप बुक्स मोटी देखते हैं उसमें सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चंस आ रहा है। लास्ट टाइम भी आप लोग को हमने बताया था कि सिलेबस जो है वो यूपीएससी का क्या होता है, फादर होता है और क्वेश्चंस बैंक जो है मदर है। ये दोनों के अलावा काम नहीं चलने वाला है, तभी जाके रिक्वेस्ट रिजल्ट आएगा। सो उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन होगा फ्रीली माइंड से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि जितना मुझे लगा था आप लोगों के हिसाब से मैंने पूछ लिया है। और टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन मैक्सिमम आपको कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं। थैंक यू। बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं और यहाँ से लोग देख रहे हैं आपको, मीडिया के भी लोग आए हुए हैं, सभी का स्वागत है। रजनीश जी स्पेशली आपका और बाकी लोग जो भी आए हैं, आदेश पुरी भी हैं, सभी का स्वागत है। और आंटी जी को स्पेशली बहुत गौरव का क्षण है। और रश्मि रानी जी, अब आप लोगों को आगे जो भी है क्वेश्चंस वगैरह आप लोग पूछ लीजिए। इवन कि यहाँ से आपको मैं लॉक कर देता हूँ, यहाँ जो क्वेश्चन वगैरह देना होगा यहाँ से हम लोग इसको रीड कर सकते हैं। कुछ किताब वगैरह के लिए भी लिखना तो आप लिख सकते हैं, अभी कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है या फिर यहाँ से हम लोग प्लस वो कर देगा। तो क्वेश्चन वगैरह जो भी है आप लोग पूछ लीजिए, तब मैं इस पर्दे से हट जाता हूँ। आप लोग क्वेश्चन, मैं तो मिलता रहूँ। हाँ, आपको फ्री करते हैं।
नहीं कोई बात नहीं, हटा दिया। आप इंटरव्यू का पूरा प्रॉपर अच्छे से